हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार दृष्टि 360 चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप लोग का। बिहार दरोगा 1275 सीट के लिए जो पीटी का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द जारी किया जा सकता है और आप लोग बिहार दरोगा मेंस की तैयारी में लगे होंगे। बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी आपका एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ रेलवे के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का अच्छा खासा सीट आपको देखने को मिल सकता है। रेलवे के द्वारा हाल ही में 2 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरपीएफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और रेलवे टीसी का भी शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आपका एग्जाम होने वाला है। बिहार शिक्षक का हर साल आपको अगस्त महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी का भी एग्जाम आपको सितंबर महीना में देखने को मिलेगा और दिल्ली में डीएसएसबी के द्वारा भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपके आगामी जितनी भी भर्तियां हैं सभी भर्तियों को देखकर मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूं और आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इस 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर 30 प्लस होता है तो यह स्कोर आपके लिए सेफ स्कोर माना जाएगा। इसमें जो आपको क्वेश्चन सेट किया गया है सारा प्रश्न एनसीईआरटी और पेपर से इंक्लूड कर दिया गया है, जहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। आज जो मैं कवर करने वाला हूं टेस्ट सीरीज 7 को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो कवर कर चुका हूं, तो ऐसे विद्यार्थी जो वीडियो नहीं देखे हैं आप वीडियो देख सकते हैं। सारे प्रश्न को मैं फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन करवाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बंगला में अनुवाद करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपसे पूछा जा रहा है बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बंगला में अनुवाद करवाया था। तो एक्चुअल में ये नुसरत शाह के द्वारा करवाया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो सारे प्रश्न को कोरिलेट करके जानना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने रामायण को बंगला में अनुवाद करवाया था। और देखते हैं इसका डिटेल, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो अब्दुल कादिर बदानी ने किया था। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे कि रामायण को फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदानी के द्वारा किया गया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बुरूनी होता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, तो अल-बुरूनी था। अल-बुरूनी के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखा गया है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इस किताब को याद रखेंगे, किताब-ए-हिंद अल-बुरूनी के द्वारा लिखा गया है, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। महाभारत में फारसी का अनुवाद मुगल राजा अकबर के आदेश पर फैजी और किसके द्वारा करवाया गया था, तो बदायूं ने किया था, जिसे रजवनामा भी नाम दिया गया था। ये भी फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाने की संभावनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा किया गया था, जिसका जो हेडक्वार्टर है आपको मुंबई के नागपुर में आपको देखने को मिलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए इसका भी डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने किया था, जो वर्तमान समय में इसको आरएसएस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की प्रेरणा केशव राव को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनी यूरोपीय राइट विंग से मिली थी। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ, महाराष्ट्र के नागपुर में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय में कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। हिमालय में कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नाथुला दर्रा। आप लोग पढ़े होंगे, नाथुला दर्रा है जो आपको सिक्किम में देखने को मिलता है। नाथुला दर्रा हिमालय में एक पर्वतीय दर्रा है जो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। सिक्किम राज्य में स्थित अन्य दर्रे, जहां से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो सिक्किम का दर्रा आपको इसे याद रखेंगे, जेपलेला दर्रा कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। डोंकिया दर्रा ये भी पूछा गया है, और आपको चिभांग जंग दर्रा इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। एक्चुअल में कई बार आप लोग प्रश्न देखे होंगे कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, पूछा गया था। लेकिन हाल ही के दिनों में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित किस शासकों ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। तो इक्ता प्रथा को समाप्त किया गया था किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि इक्ता प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो रियल फाउंडर होता है उसको इल्तुतमिश को बोला जाता है। तो इल्तुतमिश के द्वारा ही इक्ता प्रथा की शुरुआत किया गया था। लेकिन बाद में जो होता है सिकंदर जो होता है आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, जो कि दिल्ली का सबसे फेमस शासकों में से एक था। ये सारे फैक्ट है जिसको आप लोग को याद रखना है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1990 में होता है। इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्री के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको बताना है केवल एक सही है, केवल दो सही है, उपरोक्त दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, यानी केवल आपका दो सही होता है। इसकी स्थापना जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की स्थापना आपको 1990 में नहीं, इसका एक्चुअल में कितना में हुआ था, तो 1986 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। ये इसका डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो स्थापना होता है 1986 में होता है, और इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन शहरी स्थानीय निकाय या नगर पालिका से संबंधित है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आपको शहरी स्थानीय शौचालय से संबंधित रिलेटेड आपको जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारत में वैश्विक बहुआगामी गरीबी सूचकांक निगरानी कौन सी नोडल एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा और बीपीएससी में बार बार पूछा जा रहा है। भारत में वैश्विक बहुआगामी गरीबी सूचकांक निगरानी कौन सी नोडल मंत्रालय या एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो 7वां का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। ये एक्चुअल में नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको एक्चुअल में पता ही होगा। भारत में वैश्विक बहुआगामी गरीबी सूचकांक, जिसको आपको एमपीआई बोला जाता है, एमपीआई की निगरानी कौन सा नोडल एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC बोला जाता है, तो मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं WBC का काम क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो श्वेत रक्त कोशिका, जिसे लिक्योसाइट या श्वेत कणिका के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग जरूर याद रखें। यह रक्त में एक प्रकार का कोशिकीय घटक जिसमें आपको हेमोग्लोबिन की कमी देखने को मिलता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील का सबसे सटीक उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील का सबसे सटीक उदाहरण है। तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, राज संबंध झील, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये राजस्थान के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। बाकी तीनों झील आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी डिटेल देख लेते हैं। शेषनाग झील आप लोग पढ़े होंगे, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, और आपको ये विवर्तनकीय झील है। आपको जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए, ये राज्य तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ है, ठीक है, लेकिन किस प्रकार का झील है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है। नैनीताल झील आपको पता है उत्तराखंड में देखने को मिलता है, एक प्रकार का ये हिमालय झील कहलाता है, इसको हिमानी झील के अंतर्गत ये आता है। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ये आप प्रकार लैगून का निर्माण करती है। और आज संबंध झील जो कि राजस्थान में, इसे कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन गंगा में मिलने वाली दाएं तट की नदी है। देखिए कई बार क्वेश्चन आपसे दाएं तट और बाएं तट दोनों से पूछा जाता है, बीपीएससी यहाँ से सवाल उठाता है, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन गंगा में मिलने वाले दाएं तट की नदी है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि गंगा में मिलने वाले दाएं तट की जो नदी है आपका पुनपुन हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पुनपुन और यमुना, ये दोनों नदी को आपको याद होना चाहिए। गंगा के दाहिने तट में आकर मिलने वाली नदियां आपको हो जाएगा यमुना और पुनपुन, ठीक है, तो ये दो आप लोग याद रखेंगे। बाकी गंगा के बाएं तट को आकर मिलने वाली नदियों में आपको रामगंगा हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंगड़ और बागमती और महानंदा, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे रिलेटेड है। देखिए कई बार क्वेश्चन जो थोड़ा सा आपको मॉडरेट करता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे रिलेटेड है। तो आप लोग पढ़े होंगे चोल काल में जो गिल्ड था एक प्रकार का व्यापारियों को श्रेणी को बोला जाता है, ठीक है, और चोल काल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका संस्थापक कौन था, विजयालय था, आप लोग में भी पढ़े भी होंगे। चलिए डिटेल यहाँ देखते हैं। चोल साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य खूब फल फूल रहा था, और उसमें व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां देखने को मिलता था, जिसको गिल्ड कहा जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा जा रहा है आपसे, मानव शरीर में कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रेम किया गया है बिल्कुल। मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र आपको मैग्नेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हृदय और मस्तिष्क दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का किस वंश का शासन कर रहा था, शासक था। ठीक है, या शासन या शासक जो भी बोल लो, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वंश रिलेटेड। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासक था, तो आप लोग पढ़े होंगे। 13 का जो आंसर हो जाएगा आपको उस समय पे तुगलक वंश था। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए तैमूर कब आक्रमण करता है, तो 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। उस समय दिल्ली में आपको तुगलक वंश शासन करता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये देखिए पेपर से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। उन्होंने 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। उन्होंने अंग्रेजी अखबार द लीडर की भी स्थापना किया। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। पंडित मदन मोहन मालवीय को 2015 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पंडित मोहन मालवीय को अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे, तो ये फैक्ट आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर गलत है। पंडित मदन मोहन मालवीय वो 3 बार नहीं, एक्चुअल में वो 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। बाकी सारा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए डिटेल में आपको बता ही दिया हूँ, पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष 4 बार चुने गए, इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे, पेस्टिक अल्सर किससे वजह से होती है। देखिए पेस्टिक अल्सर किसकी वजह से होती है, ये भी देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका सी हो जाएगा, ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, पेप्टिक अल्सर जीवाणु के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्य और पोषक सुरक्षा अधिनियम लॉन्च किया गया था। ये भी देखिए क्वेश्चन आपको पेपर से ही फ्रेम किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष खाद्य और पोषक सुरक्षा अधिनियम लॉन्च किया गया था, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, ये एक्चुअल में 2023 में जारी किया गया था। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसको एनएफएसए भी बोला जाता है, 2013 में इसे स्थापित किया गया था। और यह गरीबी से नीचे रहने वाले लोगों के खाद्यान्न पे सब्सिडी के तौर पर इसके भोजन को पहुंचाना सुनिश्चित करना आदि के कामों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को सीधा सीधा ये याद रखना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, कब बना था, तो 2013 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। देखिए ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, फिजिक्स में अंतर्गत इसको देखेंगे हम लोग। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है, तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग पढ़े होंगे, रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका यूज किया जाता है। निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग है जो कि आपको रॉकेट प्रौद्योगिकी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए एनसीईआरटी से उठाया गया 11th क्लास का। ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र कब हुआ था, तो 1939 में हुआ था, यह स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। बारदोली में किसान आंदोलन, ये 1928, ये भी स्टेटमेंट सही है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोवाखली का दौरा किया था 1945, मेरे भाई आपका आंसर यही हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है। तो आपको ये पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी के द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोवाखली का दौरा आपको 1945 में नहीं 1946 में किया गया था। ये इसका आपका याद रखेंगे, आपका ये सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन तो आप लोग पढ़े होंगे 1920 और 21 में शुरू हुआ था। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोवाखली का दौरा कब किए थे, तो 1946 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अल्फा कण के दो धन आवेश इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। आपको बताना है कि अल्फा कण के दो धन आवेश उसका जो मास होता है किसके बराबर होता है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। ठीक है, तो अल्फा कण के दो धन आवेशित इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है। ये भी देखिए आपको एनसीईआरटी से ही फ्रेम किया गया है। अमीरों का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो आपको पढ़े होंगे कि अमीरों का स्वर्ण काल लोधी काल को कहा जाता है, तो यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। बिजारत का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये तुगलक काल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिजारत का स्वर्ण काल आपको तुगलक काल को कहा जाता है, ये भी सही है। साहूकारों का स्वर्ण काल अकबर, देखो मेरे भाई यही आपका गलत हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे साहूकारों का जो स्वर्ण काल है वो एमबीटी को बोला जाता है, यानी मोहम्मद बिन
तुगलक को बोला जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। एमबीटी को सबको याद होता है क्योंकि इसको पागल बादशाह बोला जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, तो शाहजहां को कहा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सारा स्टेटमेंट सही है, जो गलत है आपको बता दिया गया है। साहूकारों का स्वर्ण काल आपको एमबीटी को कहा जाता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आइए इसका डिटेल एक बार नजर डालते हैं इस पे। देखिए, अमीरों का स्वर्ण काल आपको लोधी काल को कहा जाता है, और बिजारत का स्वर्ण काल आपको तुगलक काल को बोला जाता है, और साहूकारों का स्वर्ण काल आपको मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी को बोला जाता है। और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल आपको शाहजहां हो गया, और चित्रकला का स्वर्ण काल आप लोग पढ़े होंगे जहांगीर को बोला जाता है। तो ये सारे फैक्ट है इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के दरबार के सुलेखाकार का क्या नाम था जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद हुसैन हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए, जरीन कलम का अर्थ होता है सुनहरी कलम। ठीक है, अकबर के कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को जरीन कमल कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अकबर ने किसे जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था, तो आपको मोहम्मद हुसैन लगाना है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है। ये देखिए, आपको 9th क्लास का बायोलॉजी का क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोफोलिक हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को हाइड्रोफिलिक कहा जाता है। आंसर आपका बता ही दिया गया है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन विदेशी यात्रियों को आइबेरियन शैली से संबंधित है। देखो, ये क्वेश्चन एक्चुअल में पेपर में दिया गया था एक सप्ताह पहले। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन विदेशी यात्रियों से आइबेरियन शैली संबंधित है। आपको मोटा मोटी ये बताना है कि आइबेरियन शैली किससे रिलेटेड है। तो आप लोग पढ़े होंगे आइबेरियन शैली जो है आपको पुर्तगाली से रिलेटेड है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। पुर्तगाली यात्री अपने साथ वास्तुकला में आपको आइबेरियन शैली लेकर आया था। ऐसे तो भारत में पुर्तगालियों का बहुत सारा योगदान है, आप लोग में भी पढ़े होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग को अच्छा होगा। तो आरंभ में उन्होंने व्यापारिक ठिकाना और गोदामों का निर्माण कराया था। आगे चलकर समुद्र तट के साथ साथ दुर्गीकृत नगरों को भी रूपांतरित करवाया था, और उन्होंने आइबेरियन शैली में आंगन ग्रहों और बैरा चर्चा की अवधारणा भी प्रचलित है। अब पुर्तगाली यात्री तो आप वास्को डिगामा को आप लोग जानते होंगे। वास्को डिगामा जो है भारत में 3 बार आता है। पहला आता है 1498 में, दूसरी बार आता है 1502 में, और तीसरी बार आता है क्या बनकर, दरोगा बनकर। जो आप लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, 1524 में तीसरी बार आता है दरोगा बनकर, और यहीं आपका मृत्यु हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का विखंडन करता है। अब देखिए 4-5 फैक्ट है जो आपके एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारे आप लोग याद कर लेंगे। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। रेनिन दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन आप लोग में भी पढ़े होंगे। और लाइपेज जो है तो वसा का पाचन करता है, और टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है, और इमाइलेज भी वसा का पाचन करता है। तो ये सारे फैक्ट एकदम VVI है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मे भी सबको पता होगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसका भी डिटेल देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, यानी आकलन किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग में भी पता होगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किसका भाग है, आप लोग पढ़े होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 44 है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सिद्धांत पर लागू करता है, और राज्य के नीति निर्देशक किस देश से लिया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, और मौलिक कर्तव्य आपको कहाँ से लिया गया है, तो आपको ये रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको डिटेल देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 4 में आपको अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा किया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको बता ही दिया गया है कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन पेपर से सेट किया गया था, 2-3 दिन पहले पेपर में दिया गया था। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र स्थित कहाँ स्थित है, यानी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जिसको एनसीएस बोला जाता है, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस स्थित है। तो 27 का जो आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जिसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ये कार्य किया जाता है। देश में भूकंप गतिविधियों को निगरानी के लिए भारत सरकार की एक प्रकार का नोडल एजेंसी है और ये भारत का राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। देखिए चार्टर अधिनियम 1833 औद्योगिक क्रांति के कारण ग्रेट ब्रिटेन में हुए महान परिवर्तन की पृष्ठभूमि से आया था और इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर को 20 वर्षों के लिए नवीकृत कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाथी गुम्फा के अभिलेख से खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। कई बार तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलता है, तो आप लोग आसानी से मार देते हो आंसर खारवेल। ठीक है, मे भी सब लोग जानते होंगे, कॉमन चीज है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो दूसरे रूप में पूछा गया है, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो आपसे पूछा गया है हाथी गुम्फा से अभिलेख से रिलेटेड आपको खारवेल विषय के बारे में जानकारी मिलता है, खारवेल किस धर्म का अनुयायी था। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ये ए हो जाएगा, यानी जैन धर्म से रिलेटेड था ये खारवेल। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखिए ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसे थैली कवक के नाम से जाना जाता है, यानी आपको किसे थैली कवक के नाम से जाना जाता है। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, एस्किमो माइसीट्स को थैली कवक के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप लोग सीधा सीधा याद रखेंगे कि एस्किमो सीट्स को थैली कवक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ये भी एनसीईआरटी से ही लिया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे, ये ऐसे भी कॉमन क्वेश्चन है। 31 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको O2 यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। चलिए देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पन्न होता है, तो ये आप लोग तो पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है इसे बताने की वैसी जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रारंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रारंभ किया गया था। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, रैयत बाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा। अब यहाँ से 3-4 फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए रैयत प्रणाली, इसे प्रथम बार 1820 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा कंपनी के क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया था। यह प्रथम बार कैप्टन रीड द्वारा 1792 में मद्रास के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में आपको देखने को मिला था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और खास करके मेंस में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है, पीटी में भी आपको देखने को मिला होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता है। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, एक प्रकार का ये लोक आचरण अधिकारी होता है। ठीक है, देखिए मुगल प्रशासन में मुहतसिब का प्रमुख कार्य लोगों को आचरण पर नजर रखना और दरबारी शिष्टाचार में बनाए रखने के लिए अन्य लोगों को जिम्मेदारी दिया जाता था। माहौल बिल्कुल शांत रखा जाए इस तरफ से ये पेश करता था। निम्नलिखित शासकों में किसके शासनकाल के दौरान हिंदी साहित्य की शानदार कृतियों में से एक पद्मावत को संकलित किया गया था। देखिए बहुत फेमस है, आप लोग ये पुस्तक कई बार पूछा भी गया आपके एग्जाम में, लेकिन यहाँ क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसके शासनकाल के दौरान हिंदी साहित्य की शानदार कृतियों में से एक पद्मावत की संकलित किया गया था, यानी पद्मावत किसके समय में लिखा गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आइए देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 34 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे शेरशाह सूरी के शासनकाल में ये पद्मावत लिखा गया था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही फेमस कृति है। ठीक है, आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए शेरशाह सूरी 1540 में दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था, यानी बैठा था, और 1555 तक शासन किया था। शेर खान की उपाधि उन्हें उनके संरक्षक यानी बाघ को जो मारा था उसी समय ये दिया गया था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह सूरी जो कि 1540 के दौरान शासनकाल में हिंदी साहित्य के बेहतरीन कार्यों में से एक पद्मावत को पूरा किया था। तो इसे अवधि में महत्वपूर्ण कार्यों में सबसे पुराना कार्य माना जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें कि पद्मावत जो लिखा गया था
वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है जब प्रोटीन विकृत किया जाता है तो गुजरता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब प्रोटीन विकृतीकरण से गुजरता है तो क्या होता है। 35 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, वो अपने जैविक क्रियाशीलता को खो देता है। ठीक है, जब प्रोटीन को तोड़ा जाता है तो उसका जो प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा रहा है तो अपने जैविक क्रियाशीलता को क्या होता है, खो देता है। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये देखते हैं, विकृतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक प्रोटीन ऊष्मा, पीएच को परिवर्तन और रासायनिक अभिकर्मक जैसे कारकों को अपनी जैविक क्रियाशीलता के और अक्सर अपनी थ्री डायमेंशनल बनाता है, संरचना को खो देता है। ठीक है, पीएच के बारे में पता होना चाहिए। पीएच एक प्रकार का प्रणाली है जिसमें आपको अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। इसका खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीएच के बारे में कि पीएच होता क्या। ठीक है, या किसी अम्ल या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए आपका मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसी को ही पीएच स्केल भी बोला जाता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन किया था। इसका फॉर्मूला भी होता है पीएच बराबर, तो उसे आप लोग याद रखेंगे, वहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। चलिए अगला देखते हैं। संसदीय अनुमोदन के बिना आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा जा रहा है संसदीय अनुमोदन के बिना आपातकाल की घोषणा अधिकतम कितनी अवधि तक प्रभावी रह सकती है। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये 6 माह तक रहेगा। ठीक है, देखिए आपातकाल की घोषणा शुरू में संसदीय अनुमोदन के बिना 6 माह तक प्रभावी रह सकती है। हालांकि इसे संसदीय मंजूरी को बढ़ाया भी जा सकता है, इसको आगे तक हम भी बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है उत्पाद शुल्क क्या होता है। इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से ही लिया गया है। उत्पाद शुल्क क्या है, तो 37 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, उत्पाद शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण में की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है और इसे घरेलू खपत के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में वेगन ट्रेजेडी की घटना किस आंदोलन से रिलेटेड है। तो आपको ये बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में वेगन ट्रेजेडी घटना किस आंदोलन से रिलेटेड है। तो ये आपका 38 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये मोपला विद्रोह से ये रिलेटेड है। ठीक है, देखिए वेगन ट्रेजेडी ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के खिलाफ अपनाई गई दमनकारी आंदोलनों में से एक प्रमुख घटना है। वेगन ट्रेजेडी का संबंध मोपला विद्रोह से है। इस घटना में लगभग 600 मोपला कैदियों को जेल में मालवाहक वैगन में यानी डब्बे में बंद करके मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, 11th क्लास के आपको एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थलीय। देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थलीय है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकता है। पंतनगर बेंगलोर कर्नाटक, कानपुर पंजाब ऑप्शन दिया गया है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आपको पंतनगर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए भारतीय हरित क्रांति का जन्म स्थलीय आपको पंतनगर उत्तराखंड को माना जाता है। ठीक है, अब देखो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत आप लोग पढ़े होंगे 1967-68 में होता है और कहाँ से होता है, आपको पंजाब में होता है। ठीक है, अब देखिए हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। लेकिन हरित क्रांति का जो शब्द गढ़ा किसने था ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे हरित क्रांति शब्द जो गढ़ा था वो विलियम गॉड के द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, और विश्व में हरित क्रांति का जनक किससे कहा जाता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, क्या नाम था आप लोग जरूर बताएं। तो आप लोग को पता होगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो आप लोग को अमेरिका के वैज्ञानिक था बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये सब तो बेसिक है, आप लोग को पता होगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन फ्रेम किया वो थोड़ा सा आप लोग के लिए जरूर नया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले निलंबित कर दिया जाता है तो उसको कितने समय के भीतर नए पंचायत का चुनाव किया जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। यदि किसी पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले निलंबित कर दिया जाता है तो कितने समय के भीतर नई पंचायत के चुनाव का किया जाना चाहिए। तो 40 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, यानी 6 महीना के अंदर आपको करा लेना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है, तो आप लोग पढ़े भी होंगे। और भारत में पंचायतों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यदि किसी पंचायत को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले निलंबित कर दिया जाता है तो कार्यकाल में शेष अवधि के लिए 6 महीने के भीतर एक नई पंचायत का चुनाव किया जाना चाहिए। ठीक है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली। देखो मेरे भाई ये पेपर से उठाया गया है, 2-3 दिन पहले पेपर में दिया गया था। भारतीय संगीत में टप्पा शैली का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो 41 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, पंजाब को टप्पा शैली का जनक माना जाता है। ठीक है, देखिए भारतीय संगीत में टप्पा शैली का उद्गम स्थल पंजाब को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी शुरू किया था? ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनरेगा किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये मनरेगा की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए डिटेल इसका देखते हैं। मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। विश्व के सबसे बड़ी कार्य गारंटी कार्यक्रम में से एक है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ आपको पर्यावरण संस्थान देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड आपको सिटी देखने को मिलेगा। भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान कोलकाता बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान फरीदाबाद ये भी आपका सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देहरादून, देखो यही गलत है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ये देहरादून नहीं मेरे दोस्त, आपको ये भोपाल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देहरादून में क्या है जो वहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो देहरादून में आप लोग पढ़े होंगे कि आपको भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो इसे आप लोग को पता होना चाहिए। आपका हो गया। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको नई दिल्ली, आपका ये बिल्कुल सही है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको भोपाल में स्थित है और जबकि आपको राष्ट्रीय वन संस्थान जो है आपको वो आपको देहरादून में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। भारतीय प्राणी विज्ञान संस्थान आपको कोलकाता में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्थान आपको फरीदाबाद में और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपको बता दिया भोपाल में है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको कहाँ देखने को मिलता है? दिल्ली में देखने को मिलता है। चलिए वन अनुसंधान केंद्र आपको हैदराबाद हो गया, देहरादून चलो वो तो मैंने बता ही दिया, हैदराबाद नहीं। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सा मूल तत्व ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का आपको बी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध मूल तत्व आपको सिलिकॉन देखने को मिलता है। इसकी खोज 1824 में बर्जिलियस के द्वारा किया गया था। यह लैटिन भाषा में सिलिकस द्वारा बना होता है शब्द से बना है। और आपको पता है सिलिकॉन चिप जो होता है कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है द आर्कटिक होम इन द बेदाज। देखिए ये भी आपको पेपर से ही उठाया गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है द आर्कटिक होम इन द बेदाज किसकी कृति है? ठीक है, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, द आर्कटिक होम इन द बेदाज। देखिए बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें द आर्कटिक होम द बेदाज हो गया आपको। और आपसे इसे जब गीता रहस्य भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और साइंस ऑफ द कर्म योग भी आपके एग्जाम में कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, साथ ही साथ कैल्डियन और इंडियन बेदाज भी इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? ये भी देखिए क्वेश्चन पेपर से ही भी उठाया गया। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, ये बिल्कुल सही है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, यही आपका रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? आपको तो ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता। चलिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू में भाषण दिए थे, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो आंसर आपको बता दिया गया है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है प्रश्न। देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थल तो आपको बता दिया कोलकाता शहर में हुआ था। इनका मूल नाम क्या होता है? तो नरेंद्रनाथ दत्त होता है। 1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू में भाषण दिए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी में भाषण दिए थे। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया 1893। राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के याद में मनाया जाता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्य मानवाधिकार के सदस्यों को वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है राज्य मानवाधिकारों के सदस्यों के वेतन भत्ते का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो 47 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? तो 48 का जो आंसर हो जाएगा आपको 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मेथनॉल हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से ही लिया गया था। आपका ये मेथनॉल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मेथनॉल मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। इसका सूत्र क्या होता है? HCOH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा संगठन वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक जारी करता है? देखिए ये भी आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, पेपर से ही फ्रेम किया गया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में से कौन वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक जारी करता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस सूचकांक जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक तरफ आपको मरुस्थल और एक तरफ आपको देश देखने को मिलेगा। ठीक है, सोनोरम संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये जो आपको सोनोरन जो है मरुस्थल आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। तकला मकान कई बार पूछा गया है, ये आपको चीन में देखने को मिलता है। और काराकुम तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलता है, ये भी सही है। और आपको गिब्सन जो देखने को कहाँ मिलता है? ये ब्राजील में नहीं, आप लोग पढ़े होंगे गिब्सन जो मरुस्थल है आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये गिब्सन को जरूर याद रखिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। सोनोरन है जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलता है। तकला मकान, ठीक है, आपको ये चीन में देखने को मिलता है। और काराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलता है। और ये आपका गिब्सन जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये चारों आप लोग याद रखेंगे, चर्चा में था इसलिए क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो मेरे भाई आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। अगर इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर 30+ हो रहा है तो आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि लेवल का क्वेश्चन जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेगा बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। बेशक थोड़ा सा वीडियो लेट आता है, मेरा थोड़ा ड्यूटी होता है, तो समय ज़्यादा नहीं मिलने के कारण ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन आपको जो भी वीडियो मिलता है बिल्कुल ऑथेंटिक मिलता है और बिल्कुल एनसीईआरटी और पेपर से ही क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक इसमें 50 में से अगर आप 30+ कर पा रहे हैं तो समझ लेना आपका तैयारी बहुत ही बढ़िया है। तो फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तब आप सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।